मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि कांग्रेस से जुड़ी रही है। यदि आप चाहें तो मैं इस मामले की सुनवाई से हट सकता हूं। ये कहना था भारत के अगले होने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, जब वो राहुल गांधी डिफेमेशन केस की सुनवाई कर रहे थे और भारत सरकार ने कहा था हमें आप पर पूरा भरोसा है। आज के वीडियो में हम जानेंगे जस्टिस बी आर गवई को, जो भारत के अगले होने वाले 92वें चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। जानिए कौन है जस्टिस बी आर गवई, क्या है उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, क्या है उनकी प्रोफेशनल अचीवमेंट, कौन से इंपॉर्टेंट फैसले उन्होंने दिए हैं और क्या है उनकी चुनौतियां। ये हम जानेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं चेतन और आप देख रहे हैं द लॉर्ड वॉइस, जहां हम कानूनी खबरें और फैसलों को सरल भाषा में आपके सामने लाते हैं। दोस्तों, भारत को जल्द ही नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजीआई मिलने वाला है। 16 अप्रैल 2025 को मौजूदा सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना ने कानून मंत्रालय को पत्र लिखकर जस्टिस बी आर गवई को अपना उत्तराधिकारी नामित किया है। सरकार की स्वीकृति के बाद जस्टिस गवई होंगे भारत के 92 मुख्य न्यायाधीश। जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई 2025 को रिटायर होंगे। उसके बाद जस्टिस बी आर गवई सीजीआई का पद संभालेंगे और 23 नवंबर 2025 तक इस पद पर रहेंगे। उनका कार्यकाल 7 महीने 10 दिन का होगा। सुप्रीम कोर्ट में जजों की रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष होती है। दोस्तों, जस्टिस बी आर गवई का पूरा नाम है भूषण रामकिशन गवई। इनका जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। वह एक दलित परिवार से आते हैं और भारत के दूसरे दलित सीजीआई होंगे, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उनके पिता रामकिशन गवई महाराष्ट्र के जाने माने राजनेता थे, जो पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े हुए थे। वह महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रहे और उन्होंने सामाजिक न्याय के क्षेत्र में लंबे समय तक कार्य किया। उनके कजन भाई कांग्रेस से सांसद है। गवई परिवार बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से प्रेरित रहा है और यही सोच जस्टिस गवई के न्यायिक दृष्टिकोण में भी झलकती है। परिवार में उनकी पत्नी और बच्चे हैं, लेकिन वह हमेशा लो प्रोफाइल जीवन जीने के लिए जाने जाते हैं। वह निजी जीवन को सार्वजनिक चर्चा से दूर रखते हैं। जस्टिस गवई ने 16 मार्च 1985 को वकालत शुरू की थी और राजा एस भोसले जैसे वरिष्ठ वकील के साथ काम किया। बाद में वह नागपुर बेंच में संवैधानिक और प्रशासनिक मामलों की वकालत करते रहे। वह अमरावती नगर निगम, अमरावती विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों के लिए स्टैंडिंग काउंसिल भी रहे। 1992-1993 में वह एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे। 14 नवंबर 2003 को बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त जज नियुक्त हुए। 12 नवंबर 2005 को बने स्थानीय जज और 24 मई 2019 को हुए सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त। अब बात करते हैं जस्टिस गवई द्वारा किए गए कुछ प्रमुख और ऐतिहासिक निर्णयों की, जो उन्हें एक मजबूत, संवेदनशील और निष्पक्ष न्यायाधीश के रूप में प्रस्तुत करते हैं। पहला है नोटबंदी का फैसला, जो जनवरी 2023 में आया था। जस्टिस गवई उस संविधान पीठ का हिस्सा थे जिसने केंद्र सरकार द्वारा 2016 में 500 और 1000 के नोट बंद करने के फैसले को सही ठहराया था। दूसरा फैसला अनुसूचित जातियों में क्रीमी लेयर, जो फैसला 1 अगस्त 2024 को आया। उन्होंने एससी वर्ग के सब कैटेगराइजेशन और क्रीमी लेयर सिद्धांत को लागू करने की वकालत की। उन्होंने कहा, राज्य को एक नीति बनानी चाहिए ताकि एससी एसटी में क्रीमी लेयर की पहचान हो और उन्हें अफर्मेटिव एक्शन के लाभों से बाहर किया जा सके। अगला फैसला है अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन। जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के निर्णय को संवैधानिक और वैध ठहराया था। अगला बड़ा फैसला है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम रद्द करना। इस संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया, जिससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता की कमी के कारण चुनौती दी गई थी। जस्टिस गवई ने बुलडोजर पर सख्त टिप्पणी नवंबर 2024 में की थी। जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली 2 जजों की बेंच ने कहा, बिना उचित प्रक्रिया के नागरिकों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाना रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन है। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, राहुल गांधी मानहानि केस में राहुल गांधी को राहत भी जस्टिस गवई ने जुलाई 2023 में दी। जस्टिस गवई की बेंच ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा पर स्टे देते हुए कहा था,
जनप्रतिनिधियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा करना न्यायपालिका का कर्तव्य है। ये फैसला गुजरात की अदालत द्वारा मोदी सरनेम टिप्पणी पर दी गई सजा के खिलाफ आया था। दोस्तों, यहाँ मैं एक थोड़ी डिटेल में बात कहना चाहूंगा कि ये एक न्यायिक निष्पक्षता की मिसाल थी कि जो राहुल गांधी मानहानि केस में जस्टिस गवाई के बयान से आई। राहुल गांधी मानहानि मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी तो न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने सुनवाई शुरू होने से पहले ही खुद पहल करते हुए ये बयान दिया, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि कांग्रेस से जुड़ी रही है, यदि आप चाहे तो मैं इस मामले की सुनवाई से हट सकता हूँ। यह वाक्य सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि यह दिखाता है कि जस्टिस गवाई न्यायिक निष्पक्षता यानी कि जुडिशियल इम्पार्शियलिटी को कितनी गंभीरता से लेते हैं और उन्हें इस बात का पूरा एहसास है कि न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि होता हुआ भी दिखना चाहिए। लेकिन वकीलों ने जब उनके खिलाफ कोई आपत्ति नहीं जताई तो उन्होंने केस की सुनवाई की और राहुल गांधी की सजा पर स्टे लगाई, जिसे उन्हें सांसद के तौर पर बहाल किया जा सके। ये प्रसंग क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय न्यायपालिका में नैतिक ईमानदारी और पारदर्शिता का उदाहरण है। यह दिखाता है कि एक जज अपने अतीत या पारिवारिक सुझाव को भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर सकता है ताकि पक्षकारों को पूरी पारदर्शिता मिले। जस्टिस गवाई नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं। जस्टिस गवाई नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं। जस्टिस गवाई के बारे में सुप्रीम कोर्ट में कहा जाता है कि वो एक नो नॉनसेंस जज हैं, बहुत ही काम रहते हैं और किसी भी तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करते। जस्टिस बी.आर. गवाई जैसे वरिष्ठ और अनुभवी न्यायाधीश के लिए भी देश के मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद कई बड़ी चुनौतियां होंगी। पहली चुनौती होगी न्यायिक लंबित मामलों की भारी संख्या यानी जुडिशियल बैकलॉग। भारत में सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालत तक लाखों केस लंबित हैं। सीजेआई बनने के बाद गवाई को इस बात पर ध्यान देना होगा कि कैसे केस की सुनवाई में तेजी लाई जाए, तकनीक और डिजिटल कोर्ट को और सशक्त किया जाए और न्याय प्रणाली में डिले जस्टिस को कम किया जाए। देश में करोड़ों मुकदमे पेंडिंग है। दूसरी बड़ी चुनौती होगी जजों की नियुक्ति और कॉलेजियम सिस्टम पर विवाद। सीजेआई के रूप में उन्हें कॉलेजियम सिस्टम का नेतृत्व करना होगा जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नए जजों की नियुक्तियां होती हैं। सरकार और न्यायपालिका के बीच इस पर पहले भी कई बार टकराव हुआ है। गवाई को सरकार और न्यायपालिका के बीच संतुलन साधने की चुनौती होगी ताकि स्वतंत्र न्यायपालिका बनी रहे। अगली चुनौती होगी संवैधानिक मुद्दों पर न्यायिक नेतृत्व, जैसे समान नागरिक संहिता यूसीसी, धर्मांतरण से जुड़े कानून, धर्म, जाति और आरक्षण से जुड़ी नई याचिकाएं, चुनावी सुधार। इन संवेदनशील मामलों पर आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठों को नेतृत्व देना होगा। न्यायपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना भी एक चुनौती है। न्यायपालिका पर अक्सर ये आरोप लगता है कि वह जजों की नियुक्ति पारदर्शिता से नहीं करती, फैसलों की टाइमिंग सवालों के घेरे में रहती है। जस्टिस गवाई को विश्वास बहाली और पारदर्शिता की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। अभी हुए जस्टिस यशवंत वर्मा के केस के बाद पूरे देश में न्यायपालिका की वर्किंग और अपॉइंटमेंट पर सवाल उठ रहे हैं। जस्टिस वर्मा के केस को डील करना एक बड़ी चुनौती होगी। एक चुनौती मीडिया ट्रायल और सोशल मीडिया का दबाव भी हो सकती है। न्याय प्रणाली में टेक्नोलॉजी का समावेश भी एक चुनौती होगी। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस पर बहुत काम किया, अब उन्हें इसे हाई कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेकर जाना होगा। कोविड-19 के बाद वर्चुअल कोर्ट का उपयोग बढ़ा है। सीजेआई गवाई को इस दिशा में काम करना होगा कि कैसे ई कोर्ट्स, एआई इन लॉ, ऑनलाइन केस ट्रैकिंग सिस्टम्स को और कारगर बनाया जाए। तो ये थे जस्टिस बी.आर. गवाई, भारत के संभावित अगले सीजेआई, जिनका कानूनी अनुभव, संवैधानिक समझ और निष्पक्ष दृष्टिकोण उन्हें इस पद के लिए बिल्कुल उपयुक्त बनाता है। अगर आप चाहते हैं कि हम इन फैसलों में से किसी एक को विस्तार से समझाएं तो नीचे कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और द लाउड वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं हूँ चेतन, फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण कानूनी विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म, स्टे एम्पावर्ड।